दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों के बारे में, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी चोरियां कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को कृपया पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवर्प डायमंड हीस्ट। यूनार्डो मोटर बोटोलो, जिसने बेल्जियम में स्थित एनवर्प डायमंड सेंटर से लाखों डॉलर की चोरी की थी, वहां के वर्कर्स का कहना था कि यूनार्डो मोटर बोटोलो, जो गैंग का मुख्य बॉस था, उसने चोरी होने के ठीक 2 साल पहले डायमंड सेंटर से ठीक ऊपर एक ऑफिस रेंट पर लिया था और उसे बिल्डिंग में आने जाने के लिए एक आईडी कार्ड भी मिला था। वहाँ के लोगों का कहना था कि बोटोलो का नेचर इतना अच्छा था कि सब उसे बहुत पसंद करते थे और बिल्डिंग में आने जाने के लिए भी कोई उसे नहीं रोकता था। लेकिन किसको पता था कि यह डायमंड सेंटर में 100 मिलियन की चोरी करने वाला है। वह इतना चालाक था कि उसने डायमंड के साथ साथ सिक्योरिटी कैमरे की टेप तक चुरा ली थी, जिसे उसे कोई पकड़ न सके। लेकिन कोई भी चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ता है। उसने एक गलती कर दी। दरअसल उसने एक सैंडविच आधी खाकर आधी वहीं रख दी, जिससे पुलिस ने उसके डीएनए से उसका पता लगा लिया और वह पकड़ा गया और उसे 10 साल की सजा हो गई। लेकिन उसने कभी अपने साथियों का नाम नहीं बताया और चोरी हुए डायमंड में से कुछ भी नहीं मिला। द फ्रेंच वैक्यूम गैंग, जो द वैक्यूम गैंग से नाम से भी फेमस हुआ, लेकिन कैसे इसका नाम द वैक्यूम गैंग पड़ा, आइए जानते हैं। 2006 एक फ्रेंच सुपरमार्केट के कैश मशीन पे कुछ दोस्तों की नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि जब मशीन में हद से ज़्यादा नोट जमा हो जाते हैं तो ऑपरेटर उन्हें लिफाफे में डालकर एक ट्यूब में डाल देता है और वह ट्यूब पाइप की मदद से एक शेफ से जुड़ा था और सारे लिफाफे उस शेफ पर गिरते थे। लेकिन ये सब जानने के बाद उन लोगों ने दिमाग लगाकर एक प्लान तैयार किया और उस पाइप में एक शेफ से ठीक पहले ड्रिल करके एक छेद कर दिया और वहां पर एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर लगा दिया, जिसे देखते ही देखते सारे लिफाफे वैक्यूम क्लीनर में इकट्ठा होने लगे। उन्होंने लगातार 1 साल तक चोरी की और 6 लाख यूरो उस मार्केट से चुराए। पुलिस के पास आज भी उस गैंग के बारे में कोई सबूत नहीं है, बस कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें उन लोगों ने मंकी कैप लगाई हुई है और इसी वजह से उनका नाम द वैक्यूम गैंग पड़ा। द बैंको सेंट्रल टनल। 6 अगस्त 2005 ब्राजील में एक गैंग ने बैंक में सुरंग बनाकर लगभग 70 मिलियन डॉलर के बैग वहां से उठाकर ले गए और वो जो नोट ले गए थे, बैंक उसे डिस्ट्रॉय करने वाला था और उन नोट्स के नंबर भी बैंक के पास नहीं थे। अगले दिन जब बैंक खुला तो पता चला कि यह सुरंग बैंक के कुछ दूर स्थित एक घर की तरफ जाती है और उस घर को कुछ लोगों ने किराए पर ले रखा था। जब पुलिस ने इसकी छानबीन की तो पता लगा कि इस रॉबरी में 25 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद आगे कुछ रॉबरी और चोरी से पुलिस ने इस ग्रुप के एक मेंबर को पकड़ा और चोरी हुए 70 मिलियन में से 7 मिलियन रिकवर कर लिए। गार्डनर म्यूजियम आर्ट थेफ्ट। 18 मार्च 1990 सेंट पैट्रिक डे के ठीक एक दिन बाद पुलिस को कॉल आया कि म्यूजियम में चोरी हुई है और जब पुलिस ने जाकर वहां देखा तो म्यूजियम में से 8 पेंटिंग चोरी हो गई थी, जिसमें से एक पेंटिंग की कीमत तो 250 मिलियन से भी ज़्यादा थी। पुलिस ने शक के दायरे में वहां के 2 गार्ड्स को भी हिरासत में लिया, लेकिन उन पेंटिंग का कहीं कुछ पता नहीं चला। द हैरी विंस्टन हाइस्ट। 4 दिसंबर 2008 4 लोग, जिनमें से 3 ने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे और मेकअप भी किया हुआ था, वह 4 पेरिस की एक ज्वेलरी शॉप में गए और ठीक शॉप बंद होने से कुछ समय पहले शॉप के अंदर एंट्री ली। उन चारों में से एक के हाथ में हैंड ग्रेनेड और गन था। उन चारों ने देखते ही देखते 500 मिलियन के डायमंड्स और ज्वेलरी 15 मिनट में वहां से साफ कर ली और वहां से भाग गए। पुलिस की छानबीन में ये सामने आया कि यह काम साइबेरियन गैंग का है, जो कई जगह ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं और उन्हें द पिंक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। इतना जानने के बाद भी आज तक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई है। 24 नवंबर 1994 एक आदमी जिसका नाम डीवी कूपर था, उसने पोर्टलैंड से वॉशिंगटन जा रही एक प्लेन की हाईजैक कर लिया और उसने इतना अच्छा सूट पहना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि यह इंसान प्लेन भी हाईजैक कर सकता है। इस घटना के होने के बाद एक एयर होस्टेस ने बताया कि कूपर ने उसे एक चिट्ठी दी थी जिसमें लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है और बिना शोर करे उसके पास आकर बैठ जाए। जैसे ही वह आके बैठी तब उसने एयर होस्टेस को अपनी डिमांड बताई, जिसमें $2 लाख, 4 पैराशूट और वॉशिंगटन के एयरपोर्ट में रिफ्यूल टैंक था। जैसे ही उसकी यह डिमांड पूरी हुई तो उसने सारे यात्रियों को छोड़ दिया और पायलट को प्लेन नेवाडा की तरफ उड़ाने को कहा और कूपर ने पायलट को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जितना धीमा हो सके उतना प्लेन उड़ाए। उसने सारे क्रू मेंबर को एक कॉकपिट में जाने को कहा और उसके बाद कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दिया
और प्लेन से छलांग लगा दी। और जब वह प्लेन नेवाडा के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया तो FBI ने तुरंत उस प्लेन को चेक किया, लेकिन तब तक कूपर गायब हो चुका था और उसे कोई भी नहीं पकड़ सका। एल कैपोन 1920 में शिकागो के क्राइम का इकलौता बादशाह एल कैपोन, जिसके पास 1920 में अरबों डॉलर की संपत्ति थी। और एल कैपोन का बिजनेस था कसिनो चलाना, ड्रग सप्लाई करना और प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देना। एल कैपोन ने 1930 में लिंकन पार्क में सबके सामने 7 लोगों को मार दिया था, जिससे लोग उससे बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। इसका साम्राज्य तब खत्म हुआ जब अमेरिकी सरकार ने इसके बढ़ते गुनाहों के लिए 11 साल के लिए इसको जेल में डाल दिया। एल्बर्ट स्पेगियारी, यह एक फ्रांस का जाना माना क्रिमिनल था और उसने फ्रांस के एक सोसाइटी बैंक को लूट लिया था। लेकिन जब वह जवान था तब उसने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एक बैंक को लूट लिया और पकड़ा गया। लेकिन जब वह जेल से छूटा तब उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली और कुछ सालों तक मिलिट्री में नौकरी की। उसके बाद वह एक फोटोग्राफ स्टूडियो का मालिक बन गया, जिससे वह अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। लेकिन जल्दी वह अपनी इस लाइफ से बोर हो गया और क्राइम की दुनिया में वापस लौट आया। वह सोसाइटी जनरल बैंक को लूटने का प्लान बनाने में लग गया। प्लान बनाते वक्त उसे पता चला कि बैंक का वॉल्ट बेसमेंट में है और उसने कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की मदद से सीवर लाइन और सुरंगों को बनाकर चोरी को अंजाम दिया। हैरानी की बात तो यह है कि बैंक के इस वॉल्ट में किसी भी तरीके का ना कोई अलार्म था, ना कोई सिक्योरिटी सिस्टम, और उसने वॉल्ट की दीवार पर लिख दिया था कि इस चोरी को हमने बिना हथियार और बिना वायलेंस के अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस ने कुछ मुखबिर की मदद से इन लोगों को पकड़ लिया। जिस दिन कोर्ट में इसकी केस की सुनवाई थी उस दिन एल्बर्ट ने कोर्ट की एक विंडो से छलांग लगा दी और बाहर जहां बाइक वाला उसका इंतजार कर रहा था वह वहां से गायब हो गया और आज तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन बताया जाता है कि 55 साल में उसकी कैंसर की वजह से मौत हो गई। फ्रैंक विलियन एवगनेल जूनियर, फ्रैंक विलियन जिसके नाम पर एक हॉलीवुड मूवी बनी है जिसका नाम है कैच मी इफ यू कैन। फ्रैंक फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में इतना माहिर था कि उसने कई साल तक एक पायलट का फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर पायलट की नौकरी की। फ्रैंक का जन्म 27 अप्रैल 1948 को हुआ था और 24 साल की उम्र तक वह 24 फेक डॉक्यूमेंट्स बना चुका था। फ्रैंक ने कई बैंकों में अलग अलग अकाउंट खोले और चेक्स भी लिखे, जबकि उसके खाते में 1 रुपए भी नहीं होता था। वह अपने इस काम में इतना ज़्यादा माहिर था कि उसने चेक की एग्जैक्ट कॉपी तक बना डाली। उस चेक्स की मदद से उसने लाखों डॉलर की हेराफेरी की। और अगर आप फ्रैंक के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कैच मी इफ़ यू कैन मूवी देख सकते हैं, क्योंकि इस शख्स के कारनामे इतने ज़्यादा हैं कि मैं अपनी इस 10 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता। दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर सच में मज़ा आया है, एंटरटेनमेंट हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।